जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये क्लास है हमारी साथियों संविधान की, भारतीय संविधान की ये हमारी क्लास है। और इस क्लास में ये हमारी चौथी क्लास है, सॉरी चौथी नहीं, तीसरी क्लास होगी, मे बी तीसरी चौथी होगी, जो भी है यार। और जो यहाँ हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं साथियों वो है भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है कि आखिरकार आज जो हम अपने संविधान में नियम देखते हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका इतिहास क्या है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में साथियों हमने डिस्कस किया था 1833 के चार्टर एक्ट को, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि आखिरकार क्यों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और क्या रीज़न था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गए। सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। और हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य, कानूनी सदस्य आया। पहले भी 4 सदस्य होते थे, लेकिन उनको घटाकर 3 कर दिया गया और 3 से बढ़ाकर फिर 4 हो गए। जो चौथा सदस्य जोड़ा गया वो भारतीय कानूनों की समीक्षा करने के लिए, उनको संहिताबद्ध करने के लिए जोड़ा गया, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अभी हम आज आगे बात करेंगे और देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर देखिए, इसमें कुछ लोगों का जैसे कमेंट आता है कि ये जो है पीडीएफ में वर्ड थोड़ा क्लियर नहीं है, तो देखो आप अगर क्वालिटी इसकी इंप्रूव कर लो, जैसे 720 में आप देखो, क्योंकि अब हर जगह वाईफाई है, मैं समझता हूँ, है ना, 5G इंटरनेट फ्री है। तो अगर आप इसे 360 या 480 में देखोगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ध्यान रखना, अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का। इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया, यानी कंपनी के पास जो भारत का एरिया था वो और बड़ा हो गया। इसे ब्रिटिश क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों को कब्जा बनाए रखने की अनुमति दे दी। यानी भारत पर जो कब्जा किए हुए थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको और अधिकार दे दिया गया कि आप कब्जा करते रहो और आपका जो कब्जा होगा वो ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाएगा। यानी इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जिन भी क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है, वो कब्जा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, लेकिन वो कब्जा किसके नाम पर हो रहा है? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर हो रहा है, इंग्लैंड की रानी के नाम पर हो रहा है। यानी जो भी कब्जा आप कर रहे हो वो इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है? इंग्लैंड की रानी के पास जा रहा है। आई बात समझ? देखो अगला पॉइंट। इस अधिनियम ने सिविल सेवकों की भर्ती तथा चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। यानी इस नियम में ये कहा गया, 1853 में ये कहा गया कि अब जो है हम जो अधिकारी लोग होंगे उनको हम एग्ज़ाम के माध्यम से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग करवाएंगे। और वो जो एग्ज़ाम होता था वो कहलाता था ICS। आई का मतलब यहाँ पर इंडियन नहीं है, ध्यान रखना। आई का मतलब है यहाँ पे इंपीरियल, C फॉर सिविल, S फॉर सर्विसेज। तो ये था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, चलो कलर्स का चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जो इसका मतलब था ICS का, वो था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। यहाँ पर लिखा हुआ ना, विशिष्ट सिविल सेवा, यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज। और पहले इसमें क्या होता था कि ICS में केवल अंग्रेज ही भाग लेते थे, लेकिन 1853 में कहा गया कि नहीं, भारतीय लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय लोग इसमें भाग तो लेते थे, लेकिन ये परीक्षा भारत में नहीं होती थी, ये परीक्षा होती थी इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में होती थी, बेसिकली लंदन में ये होती थी। तो अगर किसी व्यक्ति को ICS बनना भी है तो उसे एग्जाम देने लंदन ही जाना पड़ेगा। ये बात आप समझ लो। ठीक है।
तो 1853 में क्या होता है कि आईसीएस परीक्षा में भारतीयों की एंट्री कर दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले बहुत ही जो है एक, अब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, हरामी आदमी था कुल मिला के, ऐसे समझ लो। तो कुल मिला के इसने जो है इस संबंध में काम किया। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी 1853 के अधिनियम ने गवर्नर के जो विधायी कार्य हैं और प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया। यानी कानूनी काम एक तरफ होंगे और प्रशासनिक कार्य एक तरफ होंगे। जैसे आज के समय में भी होता है, कानून डिपार्टमेंट अलग है, प्रशासन जो है अलग तरीके से काम करता है। ठीक है। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। पहले सदस्य कितने थे? 3। 3 से बढ़ाकर कितने करे गए? मतलब पहले सदस्य होते थे सबसे, चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज कहता हूँ। सबसे पहले गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य होते थे 4, फिर एक सदस्य घटा दिया गया, कर दिए गए 3, फिर एक सदस्य बढ़ा दिया गया, कर दिए गए 4। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें क्या था कि इसमें जो है 6 नए सदस्य और जोड़ दिए गए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ये देखो 6 नए सदस्य जोड़े गए जिसे विधान पार्षद के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि इसने एक अलग गवर्नर जनरल परिषद बनाई जिसमें भारतीय विधान परिषद के, जिसको भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। यानी 6 नए सदस्य इसमें आ गए। अगला पॉइंट, विधान परिषद जिसमें 6 सदस्य थे अब 12 सदस्य हो गए। 12 सदस्य कौन कौन होते थे? देखो, एक गवर्नर जनरल होता था, एक कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, अच्छा, एक गवर्नर, एक कमांडर इन चीफ। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, मैंने अभी बताया था ना कि पहले 3 थे फिर 4 कर दिए गए, ये 4 ये यहीं थे। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश, एक नियमित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त कम से कम 10 साल के कार्यकाल के साथ कंपनी के कर्मचारियों में से 4 प्रतिनिधि। आई बात समझ में? नहीं आई? तो इस तरीके से ये टोटल मेंबर कितने हो गए साथियों? इसमें टोटल मेंबर हो गए 12। 12 कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, वही सारा लिखा हुआ है। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। स्थानीय प्रतिनिधित्व मतलब कि जो जहाँ के गवर्नर हैं उन्हीं, मतलब जो जिस क्षेत्र पर लोग शासन कर रहे हैं अंग्रेज, वहाँ से किसी को उठा करके अपनी कमेटी में शामिल करेंगे, जो मूल रूप से अंग्रेजी होते थे, भारतीय लोग इसमें नहीं होते थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो बेसिकली अंग्रेजी होते थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये भारतीय नहीं होते थे। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का मतलब है ये प्रेसिडेंसी है। ठीक है, प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र, जहाँ पर भारतीय कानून लागू नहीं होते हैं, जहाँ पर अंग्रेजों के कानून लागू होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंसी या प्रांतीय सरकार कह सकते थे। विधि सदस्य मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य बन गया। विधि सदस्य जो भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था, वही। इस अधिनियम में बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, बंगाल के लिए अलग राज्यपाल बनेगा। मतलब एक तो हमारे पास गवर्नर ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक राज्यपाल भी बनाएंगे। इसने कहा कि बंगाल का गवर्नर जनरल से अलग होना चाहिए, जो पूरे भारत के प्रशासक का प्रमुख होता है। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब आप समझो, देखो क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि एक तो है बंगाल का, यहाँ पे देखिए, एक है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, एक है यह लिख देता हूँ, चलिए, एक है यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, वो पूरे भारत का काम देखता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल है, जिसको ऑलरेडी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन इस अधिनियम में ये कहा गया कि ये तो पूरे भारत के लिए काम कर रहा है। अब क्या करो, एक नया पद बनाओ, और वो होगा स्पेशली कौन? वो होगा बंगाल का राज्यपाल। और बंगाल का राज्यपाल जो होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, जो बंगाल का राज्यपाल होगा वो स्पेशली बंगाल का काम देखेगा। ठीक है, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से अलग होगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो? तो ये एक नया पद यहां बनाया गया। निदेशक मंडल की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। निदेशक मंडल मतलब डायरेक्टर बोर्ड, जो कि कंपनी के लिए सलाह मशवरे का काम करेंगे, कंपनी को भारत में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो उसको सलाह देने के लिए टोटल 18 लोग थे, जिनमें 6 लोग डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन यानी रानी, या हम कहें जो ब्रिटिश सरकार है उसके लोग होते थे।
इसी के साथ यहाँ पर जो है 1853 का चार्टर एक्ट खत्म हुआ और अगला जो इसमें अधिनियम है वो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट इसे बोलते हैं। चलिए 1858 के अधिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया 1857 में हो गया क्या, विद्रोह, क्रांति हो गई साहब। ठीक है, जब 1857 में विद्रोह हो गया तो विद्रोह के बाद सबसे बड़ी चीज़ यही हुई कि विद्रोह ने एक तरीके से हम कहें तो भारत से कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत का शासन जो अब तक कंपनी चला रही थी वो सीधे सीधे कहाँ पहुँच गया, क्राउन के हाथों में पहुँच गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था और उसी को लेकर के ये नियम है। ठीक है, देखो सिपाही विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी अब तक भारत में जो शासन कंपनी चला रही थी वो कंपनी से हटके क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार क्षेत्रों एवं राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया। वही बात जो मैंने आपको बताई। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की सम्राट थी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई। ठीक है, हाँ, तो जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया, क्राउन के पास चला गया और क्राउन के तौर पर कौन बैठी हैं, वो बैठी हैं विक्टोरिया। ठीक है, जब भारत में विद्रोह हुआ उस समय क्वीन विक्टोरिया थी रानी, तो विक्टोरिया डायरेक्टली बन गई कौन, भारत की महारानी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बन गई वो, हालांकि भारत के लोगों ने उन्हें महारानी नहीं बनाया, खुद ही बन गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली, ये याद रखना 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, और जो है रानी कौन थी, गवर्नर कौन थे, सब पेपर पूछा जाता है। सीधे भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे। यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली भारत पर शासन करने वाले ताज के विरोध में थे, लेकिन उनके साथी सांसद उनके विचारों से सहमत नहीं थे। यानी बेंजामिन डिज़रायली का मानना था कि रानी को डायरेक्टली भारत की रानी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बट जिनके सहयोग से उनकी सरकार चल रही थी, जो उनके सहयोगी सांसद थे, वो इस विचार से सहमत नहीं थे और बिल हाउस ऑफ कॉमन्स को आसान, और ये जो बिल था कि महारानी को इंग्लैंड की रानी बना दिया जाए, ये हाउस ऑफ कॉमन में आसानी से पारित हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि रानी को भी, जो इंग्लैंड की रानी है, भारत की भी रानी बने। तो जब ये बिल, जब ये विधेयक संसद में रखा गया तो विधेयक बड़ी आसानी से पास हो गया। ठीक है, और जैसे ही विधेयक पास हुआ, जैसे ही विधेयक पास हुआ तो क्या बन गया, अधिनियम बन गया, कानून बन गया। और जैसे ही ये कानून बना तो इस कानून ने भारत को प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया और इस अधिनियम ने विवादास्पद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त किया। ठीक है, यानी याद रखना 1858 का ही वो अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत एक ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया और फिर यहाँ से एक साम्राज्यवाद का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने भारत को बुरी तरह से निचोड़ डाला। सारा रुपया, सारा धन यहाँ से लूट शुरू हो गई और उसी लूट से आज का ब्रिटेन खड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसे भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 1858 को याद रखना। ठीक है, अब कितना बेहतर बनाया वो बात की बात है। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल पदनाम को भारत के वायसराय के पद के रूप में बदल दिया। यानी अब इसको आप समझ लीजिए, सबसे पहले होता था बंगाल का, लिख देता हूँ शॉर्ट में, सबसे पहले होता था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को और पावर दी गई तो बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को और पावर दी गई तो ये हो गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये क्या बन गया, भारत का गवर्नर बन गया। और भारत के गवर्नर को जब और इसका पद जब समाप्त करके नया पद बनाया गया तो वो पद हुआ वायसराय का। अच्छा, वायसराय का मतलब क्या होता है, तो वायसराय का मतलब होता है रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, ये कौन है, ये है रानी के प्रतिनिधि। यानी रानी तो इंग्लैंड में बैठी हैं, वो तो यहाँ शासन करने आएंगी नहीं, तो रानी की ओर से जो व्यक्ति यहाँ शासन करेगा वो होगा वायसराय। और वायसराय कौन था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसी को वायसराय का नाम दे दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया, और वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ठीक है, जो अभी हमने समझा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इसने एक नया कार्यालय बनाया, भारत के राज्य सचिव कौमा भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित। यानी एक नया पद बना, अभी तो पद बन गया वायसराय का। ठीक है,
वायसराय के साथ साथ एक नया पद बना और उस पद का नाम था भारत सचिव। ठीक है। राज्य सचिव जो होता था या भारत सचिव जो होता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था। यानी एक तो हो गया वायसराय, ठीक है, एक हो गया वायसराय और दूसरा एक पद हो गया राज्य सचिव या भारत सचिव जो भारत के लिए काम करेगा, ठीक है, वायसराय के साथ मिलकर के। और चूंकि ये जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी है, ये क्राउन के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये जो भी काम करेगा वो इंग्लैंड की संसद के माध्यम से ही करेगा। भारत के पहले राज्य सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टेनली। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1858 के अधिनियम को और देखते हैं। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके ड्यूल गवर्नेंस की शुरुआत की गई, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरी प्रणाली जो चलाई जा रही थी उसको खत्म कर दिया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां भारत के राज सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। यानी अब इसको समझ लो, देखो क्या है। जब अंग्रेज थे तो थी कंपनी, ठीक है। कंपनी को कौन चलाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सही है। हाँ, इसमें कितने लोग होते थे? इसमें पहले 24 थे, बाद में इनकी संख्या घटाकर कर दी गई 18, जो हमने ऊपर पढ़ा वही है। ये लोग क्या करते थे? कंपनी को बताते थे कैसे काम करना है, क्या काम करना है बेसिकली, ठीक है। अब कंपनी ही खत्म हो गई। जब कंपनी खत्म हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी कोई काम नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जितनी भी शक्तियां थीं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उठा करके दे दी गई किसको? वो दे दी गई भारत सचिव को। आई बात समझ में? हाँ, पहले कंपनी को चलाने के लिए सलाह कौन देता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां किसको दे दी गई? भारत सचिव को दे दी गई, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। भारत को राज्य के सचिव के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था, यानी रानी के नाम से ये पूरा शासन चलना था भारत में। इसने भारत के राज सचिव की सहायता के लिए भारत की 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की, सही है। यानी एक तो हो गया वायसराय, बिल्कुल समझते चलो धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है हमें। एक हो गया वायसराय, ठीक है। एक हो गया भारत सचिव। वायसराय के पास अपनी कार्य परिषद है, इनका ऑफिस है, और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य इनको भी दे दिए गए। ये क्या करेंगे साहब? ये सचिव का ऑफिस संभालेंगे और सचिव को सलाह देंगे कि भारत में काम कैसे करना है, ठीक है। ये 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की एक सलाहकारी निकाय था। ये लोग बताएंगे कि भारत सचिव को क्या क्या काम, यानी बेसिकली सलाह देने का काम करेंगे। और इसका हेड कौन होगा? इसका हेड होगा भारत सचिव, सीधी बात है। इसने एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्टेट इन काउंसिल के सचिव का गठन किया, जो भारत और इंग्लैंड के मुकदमे चलाने मतलब भारत और इंग्लैंड के मुकदमे को चलाने के लिए सक्षम था। बेसिकली स्टेट इन काउंसिल एक ऐसा ऑफिस बना दिया गया जो भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकदमे हैं, जो सरकारी मुकदमे हैं वायसराय के, इंग्लैंड की संसद के, उनके लिए ये एक ऑफिस बना दिया गया उन मामलों को सलटाने के लिए। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा में भर्ती होने का प्रावधान था, यानी यहाँ से आई है इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS। पहले इंपीरियल था बट अब क्या हो गया? अभी हो गया इंडियन, ठीक है, ध्यान रखना। यह निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजकुमारों और प्रमुखों को उनकी स्वतंत्र स्थिति प्राप्त होगी बशर्ते वे ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार कर लें। ये जो लाइन है इसका मतलब है कि जब क्रांति हुई है ना, तो क्रांति के समय बहुत सारे जो है छोटे छोटे राज्य थे, तो उनको ये कहा गया कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो, यानी हमारी गुलामी स्वीकार करो और आप स्वतंत्र रहो, जैसे आप शासन चला रहे हो चलाते रहो, बट आप ये मानोगे कि आप रानी के गुलाम हो, बस बाकी आपको जो करना है आप करते रहिए। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण, उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन का मतलब ये है कि
जो नियम चल रहे थे लगभग लगभग वही चले, बस ऊपरी तौर पर हमने एक बड़ा चेंज किया। और वो बड़ा चेंज क्या था? वो बड़ा चेंज ये था कि अब तक जो ऊपर बैठी हुई थी कंपनी, उस कंपनी को हमने उतार फेंका और अब क्राउन का शासन आ गया। ठीक है, क्राउन की सहायता के लिए 2 लोग बनाए गए। पहला बनाया गया वायसराय और दूसरा बनाया गया भारत सचिव। ठीक है, इंडियन सेक्रेटरी। इन लोगों की सहायता के लिए इनकी अलग अलग जो है परिषदें थी जो इनकी सहायता करती थी, सलाहकारी निकाय थे। तो कुल मिला के जो शासन प्रणाली थी वो सेम ही रही, जैसा नियम पहले चल रहे थे वैसे ही चले, बट ऊपरी तौर पर कंपनी को हटा करके क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया। तो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, नए कोई विशेष कानून या शासन प्रणाली में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, तो साथियों ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगले क्लास में हम लोग 1861 का भारत परिषद नियम और जो भी इसमें रह गए हैं उन सबको देख करके जल्दी ही इस टॉपिक को, जो हमारा संवैधानिक इतिहास है, उसको ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग देखो कमेंट करते हो, मेरे पास अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं जो क्लास की लेंथ है उसको बढ़ा दूंगा। ठीक है, 30-40 मिनट तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा तभी जब आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी तो इसी पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं लंबी लंबी क्लास डालने का कोई फ़ायदा है। तो भैया मैं देखिए सरकारी नौकरी भी कर रहा हूँ, पूरे दिन जॉब करता हूँ, फील्ड की नौकरी है मेरी, उसके बाद शाम में आकर के ये वीडियो बनाता हूँ। तो कम से कम मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपसे कि जब मैं आपके लिए फ्री में इतना कुछ दे रहा हूँ तो कम से कम आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइबर थोड़ा इसको बढ़ाइए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने ऐसे दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो वो इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे जो है पेड बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप हमारे पेड बैचेस को लेना चाहें तो बहुत सारे पेड बैच हमारे पास चल रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ पेड बैच। भाई अभी जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी जो है चल रही है ना, मतलब चल नहीं रही है, आने वाली है जल्दी, आप देखोगे। तो लोअर पीसीएस के लिए जो है हमने अपना जो है बैच स्टार्ट कर दिया है। आप इस बैच को लेना चाहें तो मात्र 1999 रुपये में आप इसे ले सकते हो। मात्र 1999 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। इसके माध्यम से जो भी आपका सिलेबस है, चाहे उसमें जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, ठीक है, एप्टीट्यूड हो, ये सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। ठीक, सारा कुछ आपको इसमें एक ही जगह मिल जाएगा, इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको बिल्कुल फ्रेश वीडियोस मिलेंगे। सिलेबस के और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आपको जो है अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेंगी, जिनको आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। और 12 महीने तक की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक ये रहेगा। 10 जनवरी से ये शुरू होगा और 22 जनवरी से इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, मात्र 1999 में। आपको लगता है कि नहीं आपकी तैयारी पूरी है, तो आप केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 499 रुपये में है, केवल 499 में, जिसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा, जिस तरीके से देखिए SCS की जो सबसे बड़ी विशेषता है हमारी वो यही है कि हम जो मटेरियल देते हैं वो एकदम हाई क्लास होता है। ठीक है, अगर आप वो आपको टफ ज़रूर लगेगा क्योंकि वो है ही इतना अच्छा। तो अगर आप उसको भी, अगर आप इसमें भी अगर आप अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, मान लीजिए हमारी टेस्ट सीरीज में अगर आप 70% स्कोर कर ले रहे हैं, तो मान के चलिए फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए और इसी तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ या थोड़ा व्यूज़ आने चाहिए तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है। ठीक है, तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।